नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीचर्स एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास करके इसमें टीचर्स एग्ज़ाम के साथ साथ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम टॉपिक है। और लेकिन इसका जो मार्किंग स्कीम है वो सभी के लिए अलग अलग है। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 120 नंबर का है। बाकी पीजीटी के लिए आपका 40 मार्क्स का है, टीजीटी के लिए भी 40 मार्क्स का है, पीआरटी के लिए 60 मार्क्स का है, लेकिन टॉपिक सभी का सेम है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में, ये हमारा दूसरा क्लास है ये, और हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो ये टीचिंग लर्निंग जो है वो क्या है और उसको हम लोग समझेंगे आज के ये में। तो मैंने इसको देखिए दो तरीके से, मैंने इसको थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखने का कोशिश किया है कि जिससे कि जो हमारे हिंदी भाषी जो हैं, जिनको हिंदी थोड़ा सा चाहिए होता है, हिंदी में चाहिए नोट्स, तो उनके लिए भी मैंने कोशिश की है इसमें, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी कोशिश की है। बहुत सारे वर्ड हिंदी में ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि अभी हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते होंगे, तो उसके लिए मैंने इसको दोनों तरह से किया है। मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, टीचिंग और लर्निंग का क्या मतलब है उसका। सो टीचिंग एंड लर्निंग्स आर इंटरडिपेंडेंट एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शिक्षण का जो कार्य होता है उसमें टीचिंग और लर्निंग ये दोनों जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है ये, ठीक है। तो टीचिंग क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अधिगम, है ना, शिक्षण का कार्य। इट इज़ deliberate process by which a teacher guides and facilitate learning by providing a learning environment and a structured experience, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, टीचर जो है वो एक गाइड की भूमिका में रहता है, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है, और ये क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बच्चों को, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में सीखते हैं, आपस में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपस में वो सीखते हैं। यानी कि एक प्रकार से क्या, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोसेस होता है ये, ठीक है। जैसे क्या होता है, अ टीचर्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड एक्टिविटी। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर क्लास में ग्रेविटी को समझा रहा है और वो कह रहा है कि ग्रेविटी जो है वो एक्टिविटी के रूप में समझा रहा है, ठीक है। तो एक एप्पल जो है वो सेब ऊपर से गिराता है, या एक बॉल ऊपर से गिराएगा, कुछ भी वस्तु को ऊपर से गिराएगा, जब वो वस्तु आती है नीचे गिरती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक्टिविटी हो रहा है, और इस एक्टिविटी के माध्यम से, रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से, जब टीचर बताता है कि ये जो कुछ भी गिर रहा है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये बताता है कि ग्रेविटी यहाँ पर कहाँ काम कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ये उनका एक बताने का तरीका हो गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, इसमें टीचर्स जो है वो एक गाइड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है। बच्चे जो हैं वो खुद से सीख रहे हैं, यानी कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सबों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो अलग अलग होगा। सभी बच्चे सेम थिंग्स यानी सेम एक्टिविटी को अलग अलग ढंग से समझेंगे, और जब वो अलग अलग ढंग से समझेंगे तो वो आपस में चर्चा करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, और उस चीज़ को और ज़्यादा लर्न करें, यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं टीचिंग। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो अधिगम की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें जो टीचर की भूमिका होती है वो बदल कर गाइड और फैसिलिटेटर से ज़्यादा अब नहीं, यानी कि डिक्टेटर वाला कहानी ख़त्म है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं लर्निंग के बारे में कि अब अधिगम क्या है, ठीक है। लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इट्स रेफर टू अ चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ड्यू टू एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग। ये क्या हो रहा है, लर्निंग वह प्रोसेस है, यानी कि वो चेंज, वो ऐसा प्रोसेस है जो चेंज कर देता है। किस चीज़ में चेंज करता है, बिहेवियर में, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, आपका स्किल्स को इम्प्रूव करता है, आपके एटीट्यूड्स, जो आपके एक्सपीरियंस के कारण जो आपका एटीट्यूड चेंज होता है उसको बदलता है, स्टडी और आपके टीचिंग्स को भी पूरा चेंज कर देता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के कारण जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और किसी भी चीज़ के कारण क्या, आपके नॉलेज के कारण, आपके बिहेवियर के कारण, ठीक है, आपका स्किल्स जब डेवलप होता है उसके कारण जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देखते हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी आफ्टर अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन।
सो डेमोन्स्ट्रेशन जब उसको टीचर क्लास में दे देता है ना कि कोई बॉल ऊपर से जब गिराते हैं हाथ से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है, उसी चीज़ को बच्चे जो है ना खुद से करके समझते हैं, ठीक है, खुद से करके उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में और उसको समझते हैं कि ये ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और कैसे है, ठीक है। अब इसको अगर एक और एग्जांपल मैं दे दूँ, मैं ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ आपके साथ में, तो अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे, ठीक है, और आज का जो वीडियो देखेंगे दोनों में चेंजेज है। तो ये चेंजेस कैसे आता है, तो जब आप पढ़ाना शुरू करते हो ना, जब आप किसी काम को करना शुरू करते हो तो आपको अपनी गलतियाँ, आपको अपने डिमेरिट्स जो होते हैं ना वो आपको समझ में आने लग जाते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि आपका जो अधिगम जो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, आप कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, फिर आप उसको अपना करेक्ट करते जाते हो। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये होता है लर्निंग अधिगम, इसी को बोलते हैं अधिगम, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गया आपको, टीचिंग क्या होता है और अधिगम क्या होता है, नेचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या होता है, शिक्षण और अधिगम की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो टीचिंग का जो प्रकृति होता है ना वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। अगर कोई पढ़ा रहा है या कुछ गाइड कर रहा है, जो टीचर्स का जो काम होता है वो क्या होता है, लक्ष्य आधारित होता है। उसका एक टारगेट है कि हमें इस काम को करना है, यानी कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग टीचिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, परस्पर क्रियात्मक प्रक्रिया करते हैं, यानी कि हम लोग इंटरैक्टिव प्रोसेस करते हैं लोगों, सारे जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके साथ मिलकर। कंटिन्यूस एंड डायनामिक, निरंतर और गतिशील प्रोसेस चलता है ये, ठीक है। रिक्वायर प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, और इस निरंतर और गतिशील जो प्रक्रिया है उसको चलाते रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड, जो नीट के आधार पर जो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रकृति है किसकी, टीचिंग की। अब हम लोग बात करते हैं लर्निंग। लर्निंग का क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो लर्निंग कब होगा, जब जो लर्नर है वो आपका एक्टिव होगा, यानी कि उस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा, करेगा, तभी उसका लर्निंग हो पाएगा, अदरवाइज लर्निंग नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल एंड सोशल, ठीक है। तो ये लर्निंग क्या होता है, इंडिविजुअल और सोशल, यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हो और सामाजिक रूप से भी सीखते हो, ठीक है। समाज से भी हम लोग सीखते हैं, खुद से भी हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड मोटिवेशन, पर्यावरण, यानी कि आप जिस परिवेश में सीख रहे हैं, यानी कि आपका जो अधिगम जो है ना, जिस परिवेश में है वहाँ से भी आप सीखते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, ठीक है। तो जिस संगति में आप रहते हैं वहाँ से भी आप सीखते हैं, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। और मोटिवेशन क्या होता है, तो आपको कोई प्रेरित करता है तो वहाँ से भी आपका लर्निंग चलता है, लर्निंग प्रोसेस ये भी आपका आता है। तो जो भी है आपके पास, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आपका इन्वायरमेंट हो, सराउंडिंग आपका हो, सराउंडिंग में क्या होता है, सराउंडिंग में आपका आता है स्कूल का परिवेश, ठीक है। और उसके बाद सामाजिक क्या होता है, सोसाइटी होता है, आउट ऑफ स्कूल। और मोटिवेशन होता है जो आपको कोई मोटिवेट करता है, किसी से मोटिवेट होते हैं आप, किसी को देख करके भी मोटिवेट होते हैं या फिर कोई आपको मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, शायद निकल जाए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप केंद्रीय विद्यालय के लिए, टीचर्स के लिए मतलब कि आप मेहनत कर रहे हो, तो इंटरनल मोटिवेशन कहाँ आता है कि चलो ना आज पढ़ लेते हैं, है ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो अंदर से आता है ना डर जो होता है ना, फियर, फेल होने का फियर, पीछे छूट जाने का फियर, ठीक है, वो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है कि आप पढ़ लो, आज पढ़ो, यही मौका है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो व्यक्तिगत है, सोशल भी होता है, जब वहाँ समाज में रहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या होता है, लोगों को देख के भी करते हो, अरे यार ये पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कैसा होगा, मैं भी पढ़ूंगा। तो सामाजिक ये में भी हम लोग सीखते हैं और ये आपका लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो लर्निंग जो होता है हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए कि एक कक्षा में कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसका पूरा फोकस कहीं और है, तो वो लर्निंग प्रोसेस में नहीं। अब हम लोग बात करते हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। अधिगम के सिद्धांतात्मक दृष्टिकोण क्या है, सिद्धांत पर आधारित उसका दृष्टिकोण क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि अलग अलग दृष्टिकोण है इसके, समझिए। तो पहला क्या होता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, लर्निंग इज ए रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि लर्निंग क्या होता है, एक रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल स्टिमुली का, ठीक है। फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल्स बिहेवियर, हम लोग क्या करते हैं, जिस बिहेवियर को, किसी के भी बिहेवियर को हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं गौर से,
है ना, और उस पर मेरा फोकस रहता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये क्या होता है कि ये एक आपके पास सिद्धांतात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है लर्निंग, ठीक है, कि हम किसी को पूरी तरह से देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और वहाँ से भी हम लोग अपना ये दृष्टिकोण अपना चेंज करते हैं। री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट्स आर की टूल्स। री इन्फोर्समेंट नहीं करना पड़ेगा तुमको, करो इस चीज़ को, ज़बरदस्ती हम लोग करवाते हैं किसी बच्चे से। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है, कुछ टिफ़िन ब्रेक में कुछ खा रहा था और उसने रैपर को क्या किया, वहीं पर फेंक दिया, ठीक है, ग्राउंड में ही फेंक दिया या कॉरिडोर में फेंक दिया। अब आप उसको देखते हो और आप उसको बोलते हैं नहीं, आप इसको उठाओ और इसको डस्टबिन में फेंको, ठीक है, और तब तक आप वहाँ पर खड़े रहते हो जब तक कि वो उसको उठाकर डस्टबिन में नहीं फेंक देता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया री इन्फोर्स करना, यानी तो वो करना पड़ेगा। अब पनिशमेंट क्या होता है कि अगर हम उसको वहीं पर एक चांटा मार दें या कुछ पनिश कर दें, डांट दें, ठीक है, कि नहीं तुमको यहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए था, क्यों फेंक दिया, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या होता है, ये सब होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण है एक लर्निंग का, ठीक है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो थ्योरी जो है, ये थ्योरी किन के द्वारा किया था, हम लोग पिछली क्लास में भी हम लोग देखे थे कि B.F. स्किनर जो है उनका है, ये पाउलोस का है, और फिर थॉर्नडाइक का है। तो ये सारे लोग जो हैं अलग अलग अपना सिद्धांत दिए थे। तो व्यवहारवादी सिद्धांत जो है ये इन लोगों का ही दिया हुआ है। रिवार्डिंग स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क टू इनकरेज रिपीटेशन, ठीक है। अब बच्चों को अगर आप रिवार्ड करते हैं, अगर वो होमवर्क बना लेता है तो आप उसको पुरस्कृत करते हैं। तो ये क्या करता है, उसको इनकरेज करता है, किस चीज़ के लिए, उसी काम को दोबारा करने के लिए, यानी कि होमवर्क दोबारा बनाकर ले जाने के लिए। तो जब आप उसको रिवार्ड देते हैं तो वो प्रोत्साहित हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं, हम हर बार जब होमवर्क बना के जाएंगे तो मुझे रिवार्ड मिलेगा। और रिवार्ड का ही लालच जो है उसको क्या करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इसको हम बोलते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो MCQ क्वेश्चन में आता है ये कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है। तो वहाँ पर आपके पास नाम है B.F. स्किनर का और पावलो का और फिर थॉर्नडाइक का। तो ये सब आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, तो इससे आपका MCQ हो जाएगा। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है। तो संज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो क्या करता है, फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होता है लर्निंग का, वो आप फोकस करता है थिंकिंग पर, सोचने पर, ठीक है, उसके मेमोराइज पर, मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए बताता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपको उस पर फोकस करता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसके लिए बहुत सारा थ्योरी है, B.Ed वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो होता है ना कि एक पिंजरे में बंदर है और उसमें केला टंगा हुआ है और कैसे वो वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो बंदर जो है कैसे पहुँचता है केले तक। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो किन पर आता है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आता है। और जहाँ पर मेन फोकस होता है उसका मेंटल प्रोसेस पर, यानी कि मेंटल इस्तेमाल पर, उसका जो ब्रेन होता है उसके ये पर करते हैं। सो टीचिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए कोई मैथ का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम लोग एक बना देते हैं, बता देते हैं, और उसके आधार पर वो बच्चा जो है खुद से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है लर्निंग का। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो जीन पियाजे हैं और फिर जेरम बर्नर हैं। तो ये सब जो हैं ये सब याद रखना है, MCQ में ये सब क्वेश्चन आता है। संरचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंस से जब किसी नॉलेज का कंस्ट्रक्ट होता है, निर्माण होता है, ये कौन करता है, लर्नर स्वयं से करता है। ये क्या हो गया, संरचनावादी हो गया, कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्ट क्या हो रहा है, जब नॉलेज हो रहा है, नॉलेज कहाँ से आ रहा है, वो अपने अनुभव से सीख रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भी सीख रहा है, अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी सीख रहा है। और यहाँ से क्या होता है, उसका एक नॉलेज का एक नया लेवल बन जाता है। एम्फेसिस ऑन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। जो रियल लाइफ जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है या फिर जो कोलैबोरेटिव, जो वो दूसरों के साथ मिलजुल कर एक कोलैबोरेशन में जब सीखता है, वो भी उसका क्या होता है, संरचनावादी दृष्टिकोण, यानी कि लर्निंग का जो ये संरचनावादी दृष्टिकोण ये कहलाता है, ठीक है। व्योट्स्की और पियाजे और ये डेव जो थे इसके प्रतिपादक थे। और ये क्या होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस वेयर स्टूडेंट एक्सप्लोर डिस्कस एंड प्रेजेंट। तो एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग मिलकर काम करते हैं, 10 हैं, 8 हैं, 6 हैं, जिसका भी ग्रुप होता है, वो एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इंटरेक्शन करके और एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। वो जाकर घूमते होंगे, देखते होंगे सोसाइटी में, और जाके जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जाके देखते हैं, जंगल में जाके देखते हैं कि एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उसका दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या है, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर क्या है। इस प्रकार से क्या होता है उनका जो एक रियल लाइफ का जो कॉन्टेस्ट है ना, वो क्या हो रहा है, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए में बदल रहा है। जब टीम में काम कर रहे हैं वो, और वहाँ से जब वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, संरचनावादी दृष्टिकोण है किसी का लर्निंग का, तो उनका एक लर्निंग का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है, मानवतावाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है इसका, एम्फेसाइज इमोशनल वेलबींग, सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो होता है अपना एक इमोशनल वेलबींग है आदमी का, जो अपना दया भाव करुणा ये सब जो अंदर होता है ना, सेल्फ एस्टीम जो उसका अपना स्वयं का जो ये रहता है प्रेरित होता है, पर्सनल ग्रोथ जो उसका हो रहा है इन सब चीज़ों के कारण, तो ये सब क्या कहलाता है, कोई ह्यूमनिस्टिक होता है, जहाँ पर मानवीय गुण जो होता है उसका अंदर का वो निकलता है, और उसी से जो सीखता है वो उसका मानवतावादी दृष्टिकोण होता है सीखने का। सो लर्निंग हैपन्स बेस्ट इन अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो जहाँ पर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट उनको मिलता है, वहाँ पर इस तरह का चीज़ उनके अंदर में अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप घर में हैं, मम्मी पापा, अगर मान लीजिए कि हम रोज़ जो जानवर होता है, कुत्ता जो है बाहर में है, या फिर गाय हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ये करते हैं, तो जो रोटी खिलाते हैं, ठीक है, जो आप रोटी खिला देते हो एक दिन, या फिर हम जो देखते हैं किसी भूखे का तो उनको ये करते हैं, किसी को मदद कर देते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, एक ह्यूमनिस्टिक नेचर है। तो जो बच्चे जो होते हैं, जो लर्नर्स हैं ना, वो देखता है, वो आपको देखे, उसका अपना सेल्फ स्टीम से मैंने स्वयं से उसके अंदर में ये जागृत हो जाता है कि नहीं मुझे भी ये काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमको खुशी मिलता है आंतरिक, है ना, मेरा वेलबींग के लिए मेरे ये अच्छा है। तो ये उसका एक इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल लर्निंग है, जहाँ से उसका पर्सनल ग्रोथ इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो जो थे वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इनको वो मानते थे। और इसमें क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग चॉइसेस इन लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इन्हेंस मोटिवेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये चॉइस होता है, ये कोई प्रेशर नहीं होता है। ये लर्निंग एक्टिविटीज़ में ये चॉइस है कि आप सेल्फ मोटिवेट करें या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन से आप उस चीज़ को ये करते हैं, लर्न करते हैं। चलिए, तो ये तो हम लोग के पास था, अलग अलग पर्सपेक्टिव था, दृष्टिकोण था लर्निंग का। हम लोग बात करते हैं अब स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चरण दिया हुआ है। पहला है प्री एक्टिव स्टेज है, पूर्व सक्रिय अवस्था होती है, ठीक है, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं, है ना, यानी कि टीचिंग के पहले का चीज़ प्लानिंग होगी। एक होता है इंटरैक्टिव स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, जहाँ पर हम लोग पढ़ाने का काम चालू कर देते हैं, ठीक है, परस्पर क्रियात्मक अवस्था आ जाती है। और तीसरा जो होता है वो होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज, यानी कि पढ़ाने की बाद की प्रक्रिया है, जहाँ पर हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, कि बच्चे जो है वो उस एग्जीक्यूशन में, उस टीचिंग प्रोसेस में वो बच्चे शामिल थे या नहीं थे, उनका हम लोग असेसमेंट करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या होता है, लेसन प्लान बनाना, आपको पढ़ाना क्या है वो हम लोग तैयार कर लेते हैं, वो हो गया प्री एक्टिव स्टेज। दूसरा है उसको हम लोग जाके क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो जो आपने प्लानिंग किया था उसके अनुसार आप डिलीवर कर रहे हैं बच्चे को कंटेंट, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। जब आपने कंटेंट डिलीवर कर दिया बच्चों को, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि बच्चे के पास डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आप उसका फीडबैक लेते हो, आप उसका असेसमेंट करते हो। तो यह कहलाता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो शिक्षण का 3 चरण है, प्री एक्टिव, पोस्ट इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, दिया हुआ है आपके पास कि टीचर्स प्रिपेयर अ लेसन प्लान, दैट इज कॉल्ड प्री एक्टिव। इंटरएक्टिव, टीचर्स इंगेजेस स्टूडेंट इन एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड इंटरएक्टिव। एंड पोस्ट एक्टिव, टीचर्स असिस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि टीचर्स लास्ट में असेसमेंट करता है कि बच्चे समझे या नहीं समझे हैं, तभी आपका अधिगम का जो प्रक्रिया होता है, आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो पूरा हो पाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लर्निंग थ्योरीज एंड देयर एप्लीकेशंस। अधिगम का सिद्धांत क्या है और उसका प्रयोग क्या क्या होता है। तो देखिए हम लोग ने जो भी हम लोग ने ऊपर में देखा था वो सब आपका कोरिलेट करता है। थ्योरीज के आगे पास ये स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये थ्योरी है, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। और इसका हम लोग क्लास में कैसे यूज़ करते हैं, कक्षा में इसका कैसे प्रयोग होगा, यूज़ ऑफ रिवार्ड्स एंड री इन्फोर्समेंट। तो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि री इन्फोर्समेंट और रिवार्ड का जो थ्योरी है वो किसने दिया था, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्किनर के बारे में, ठीक है। अब आपके पास दूसरा जो थ्योरी है ना, वो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, ठीक है, थ्योरी है।
और इस थ्योरी को, ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है एज एप्रोप्रिएट टास्क, यानी कि जैसा उम्र है उसके अनुसार बच्चे को हम लोग काम देते हैं, उनको तैयार करते हैं और उनसे हम लोग उस तरह के अधिगम में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे जिस एज के हैं उनके अकॉर्डिंग उनको हम लोग एप्लीकेशन देते हैं क्लास में, उसके अनुसार प्लानिंग करते हैं पढ़ाने के लिए। व्योस्की जो थे उनका जेपीटी का जो था, जेपीटी हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे हम लोग, तो उनका जो थ्योरी है वो क्या कहता है, इसको फोल्डिंग्स एंड पीयर लर्निंग। ठीक है, इसको फोल्डिंग्स एंड पीयर लर्निंग क्या होता है, मदद और सहपाठी अधिगम। एक उनको क्या करना है, पीयर लर्निंग मीन्स अपने दोस्तों से सीखना। बच्चे जो होते हैं ना, टीचर से, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उनका दोस्त जो बताता है ना वो तुरंत समझ लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीयर लर्निंग। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो था वो व्योस्की का था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने दोस्तों से ही, सहपाठी जो होते हैं आपस में मिलजुल करके भी सीखते हैं। चौथा जो थ्योरी जो था आपके पास था ब्रूनर्स का था डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, खोज का सिद्धांत था ये, लर्निंग बाय एक्सप्लोरेशन। खुद से आप एक्सप्लोर कीजिए, अन्वेषण के द्वारा, रिसर्च के द्वारा आप वहाँ पर सीखिए कि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, रिसर्च किया, ठीक है, और नई चीज़ को खोज कर निकाला। तो किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सीखते हैं डिस्कवरी करके, उसको छेड़छाड़ करते हैं और वहाँ से एक नया चीज़ पता चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्नर्स का डिस्कवरी लर्निंग है ये क्या हो गया, अधिगम का सिद्धांत है और उसका अलग अलग प्रयोग है। तो ये थ्योरीज आता है, ये थ्योरी किनका था, ये थ्योरी किनका था, तो ये एमसीक्यूज में आता है ये सब। ये पूरा जो मैंने नोट्स तैयार किया है ना, ये आपका एमसीक्यू पर ही आधारित है कि आप एमसीक्यू भी पढ़ोगे ना तो वही काम होगा, और अगर आप इसको ही पढ़ लोगे तो आपका एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। दोनों चीज़ आपका एक ही में है, लेकिन इसमें एक अच्छा बेनिफिट ये होता है ना कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी तो वैकेंसी निकलने में टाइम है, तो आपके पास है कि आप कॉन्सेप्ट को भी अगर लेके चलेंगे ना, तो क्वेश्चन अगर इनसाइड द सिलेबस आ रहा है ना और इनसाइड द टॉपिक भी आ रहा है, तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एमसीक्यू को अगर आप लेके चलोगे केवल कि मुझे केवल एमसीक्यू के ही क्लासेस करने हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एमसीक्यू आपने पढ़ा ही नहीं कभी, है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है ना कि आपके लिए आप स्टिक कर जाएंगे केवल उसी एमसीक्यू पर ही। तो मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, आपके पास अभी टाइम है इनफ, आप इसके लिए अच्छा तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट आप हम लोग के पास आता है रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम में की प्रक्रिया में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने हमेशा से कहा है ना कि टीचर्स का रोल पहला क्या होता है, फैसिलिटेटर और गाइड का होता है। ठीक है, पहला। दूसरा होता है इसका रोल मोटिवेटर का, है ना। तीसरा होता है असेसर का, जो मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है। और चौथा है रिसोर्स पर्सन का, एक संसाधन व्यक्ति है, यानी कि आप रिसोर्स प्रोवाइड करते हो बच्चों को उसके शिक्षण अधिगम को पूरा करने के लिए, यानी लर्निंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अ टीचर मोटिवेट्स वीक स्टूडेंट विथ पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देम विथ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसको देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, ठीक है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे सीखता है, वो सीखता है धीरे धीरे सीखता है, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या करते हैं, उनके छोटी छोटी जो उपलब्धियाँ हैं ना उनको आप गिनाते हैं, उनको आप अप्रिशिएट करते हैं कि अरे आपने ये काम बहुत अच्छा कर लिया है, वाह वाह क्या बात है, आप इसको भी कर लोगे। मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। तो हिंट देना, उनको कुछ रिसोर्स देना, ये सब क्या होता है, आप उनको सपोर्ट करते हैं कि आप जो हैं और जो है अपने अधिगम प्रक्रिया को और अच्छा बना लें, बेहतर बना लें। तो ये सब क्या होता है, एक प्रकार से मोटिवेट हो गया, और फिर एक रिसोर्स के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। और आपको कैसे पता चला कि वो वीक है, आपने उसको एसेस किया है, आपने उसका मूल्यांकन किया है। ठीक है, तो इससे क्या हो जा रहा है कि आपका चारों तरह का काम आप एक शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं, शिक्षक की भूमिका होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि शिक्षण का जो काम होता है ना वो कोई जॉब नहीं होता है, वो है ना कि हम गए पढ़ा के चल दिए। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको बच्चों को, एक एक बच्चे को आपको समझना पड़ता है। ठीक है, आपको उसको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको उसको जज करना पड़ता है। जज करना मीन्स कि आप उनको चेक करते हैं कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। जज यहाँ नहीं कहेंगे, आप उनके लर्निंग को समझते हैं कि समझा या नहीं समझा, और नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा, और वहाँ पर आप उसको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत सारा काम होता है। ठीक है, मानी किसी चीज़ को बनाना इतना आसान काम नहीं होता। द टीचिंग जॉब सबसे प्राउड जॉब होता है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जॉब है। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, लर्नर को समझना, अधिगमकर्ता को समझना, जो अधिगम की प्रक्रिया में है उनको समझना। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल स्टेज, उनके विकासात्मक अवस्था को समझना। बच्चे जो डेवलप कर रहे हैं, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो वो किस अवस्था में है, और उस अवस्था में
किस विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तभी हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, उनको हम आगे मोटिवेट कर पाएंगे। लर्नर्स बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड कहने का मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, कि वो किस प्रकार के बैकग्राउंड से आता है, उसके घर का परिवेश कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, ठीक है, उसके माता पिता का लर्निंग बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। बच्चे का खुद का अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसका एबिलिटी किस चीज़ में है, ठीक है। तो जब आप उसकी रुचि, योग्यता और उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझ जाते हैं, तब आप बच्चे को अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम लोग अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि अच्छा इसमें इसको पहले कंप्लीट कर लो। इंक्लूसिव एंड डाइवर्स नीड, समावेशी और विविध आवश्यकताएं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को उस समावेशी परिवेश को समझते हैं, इंक्लूसिव लर्निंग को पहले समझते हैं, और उस चीज़ को जब समझ जाते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्स नीड्स वाले जितने भी हैं ना, विविध आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं, उन सभी को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन बच्चा को क्या चाहिए, ठीक है, कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो विशेष गुण वाला है, उसको क्या चाहिए होता है, उसके आवश्यकताओं को समझते हैं। यानी कि हर बच्चे के हर उसके नीड्स को समझते हुए हम लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार आपको हर एक बच्चे पर ध्यान देना होता है। यही चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो स्टूडेंट है, जो सीख रहा है वो भी, और जो सिखा रहा है वो भी, ये दोनों जो है ना, जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे आपका काम नहीं होगा। अभी की जितनी भी हमारा जो चल रहा है ना टीचिंग, मैं जो देखता हूँ ना ऑनलाइन में तो अभी हज़ारों लाखों टीचर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं कभी कभी देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है मुझे कि हर कोई बोल देता है कि भाई मैं निकलवा दूंगा, ठीक है, मैं नीट निकलवा दूंगा, मैं जेई निकलवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप उसके इंटरेस्ट को नहीं जानोगे, बच्चा का इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट है कि मैं सीधे इंजीनियर बन जाऊँ, आईआईटी बेस्ट वाला मिल जाए, ठीक है। बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैं सीधे एम्स का डॉक्टर, एम्स दिल्ली का डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन उसकी एबिलिटी को कौन चेक करेगा, उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, उसको कौन चेक करेगा। तो जब तक बच्चे की एबिलिटी आपको पता नहीं होती है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं उसका क्या कर दूँगा। तो ये सबसे पहले हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप अपनी एबिलिटी को पहले चेक करो कि आपकी एबिलिटी क्या है, उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट पर फोकस कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है तभी आपका आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ के लिए। अब हम लोग बात करते हैं पेडागोजिकल अप्रोच पर, यानी कि शिक्षण की जो पद्धतियाँ हैं, पेडागोगी का जो अप्रोच है, अलग अलग पेडागोगी अप्रोच है, उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अलग अलग जो अप्रोच है उसमें पहला आ जाता है आपके पास लेक्चर मेथड्स, ठीक है। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट को, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, टीचर्स आते हैं, सारी इतिहास की कहानियाँ सुना देते हैं, हिंदी की कहानी भी सुना देते हैं, हम लोग कविता भी सुना देते हैं। ये क्या होता है, लेक्चर मेथड है ये, ठीक है। दूसरा होता है डिस्कशन मेथड्स। हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में बच्चों के साथ किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो तो उसमें हम लोग संसद के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिस्कशन कर सकते हैं। संसद में जिस तरह से डिस्कशन होता है उसी प्रकार का एक पूरा दृश्य वहाँ पर हम लोग डेमोक्रेटिक ये का बना सकते हैं, और हम लोग सिखा सकते हैं कि भाई डिबेट से आप सीखिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। तो जो तीसरा होता है आपके पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थ्रू हैंड ऑन एक्टिविटी, ठीक है। जैसे हम लोग साइंस, अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम लोग सीधे चले जाते हैं गार्डन में जाते हैं, तरह तरह के फूल हैं, हम लोग एक फूल को लेते हैं और उसमें बताते हैं कि इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब अलग अलग पार्ट्स जब हम उनको निकाल कर सिखाते हैं कि देखिए ये पार्ट्स, इसका नाम ये होता है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, तो बच्चे उस चीज़ को और अच्छी तरह से समझते हैं। और वो भी क्या करते हैं, एक एक फ्लावर लेते हैं और वो भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं, खुद से करके सीखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग अप्रोच, यानी कि पेडागोगिकल अप्रोच। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रिपेयरिंग मॉडल। जो साइंस एग्जीबिशन हम लोग स्कूल में लगाते हैं तो उसका क्या होता है, उसका तो लॉन्ग टर्म टास्क यही है कि भाई एक आने वाले समय में अगले महीने एक साइंस एग्जीबिशन हम लोग लगाएंगे। सो आप लोग क्या कीजिए, एक प्रोजेक्ट बनाइए, एक मॉडल बनाइए, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो वो अकेले बनाते नहीं हैं, वो क्या होता है टीम में जुड़ करके बनाते हैं, टीम में काम करते हैं हम लोग सब। तो प्रोजेक्ट मेथड से भी हम लोग हर चीज़ बच्चों को सिखाते हैं। स्टोरी टेलिंग है, बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, नैरेट करते हैं कहानियाँ, उनको पुरानी कहानियाँ या फिर मॉरल स्टोरीज़
ठीक है। स्टोरी सुना सुना कर उनको हम मोटिवेट करते हैं, कहानियाँ सुना कर उनको हम मोटिवेट करते हैं। तो कहानियाँ में क्या होती है, मॉरल स्टोरीज होता है, पुरानी पुरानी जो लोक कथाएँ होती है वो सुनाते हैं हम लोग उनको। तो ये सारे अलग अलग अप्रोच हैं, और ये सारे अप्रोच जो हैं आपके जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग जो ये है शिक्षण प्रक्रिया है, उसमें ये काम आता है। यानी कि अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग सिचुएशन में हम लोग इसमें से कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। अगला जो आपके पास है क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, कक्षा का वातावरण और उसका प्रभाव। ठीक है, पढ़ाने वाले पर और पढ़ने वाले पर, दोनों पर पड़ता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इन्हेंस लर्निंग। अगर कक्षा का वातावरण पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, ठीक है, और इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है, तब क्या होता है, आपका जो लर्निंग होता है ना वो बढ़ जाता है, वो आपका परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनकरेज पार्टिसिपेशन, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। हम लोग जब कक्षा में बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप मेरे टीचिंग में, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आप भी पार्टिसिपेट करो, आप क्वेश्चन पूछो, आप मुझसे अगर कहीं डाउट है तो डाउट क्लियर करो। ठीक है, तो ये क्या होता है, पार्टिसिपेट कराने के लिए उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं। और जब कक्षा में डिसिप्लिन अच्छा रहता है, सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वहाँ पर क्या होता है कि कक्षा का जो वातावरण होता है ना, वो आपका जो टीचिंग होता है प्रोसेस, उसको वो बेटर बना देता है, बेस्ट बना देता है। इंक्लूड्स फिजिकल स्पेस, लाइट एंड इमोशनल रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी फैक्टर्स। आप अपने क्लास में क्या करते हैं, आप अपने क्लास में जब पढ़ाने जाते हैं तो क्लासरूम के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए और लर्निंग के लिए मतलब उपयुक्त बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास में लाइटिंग का व्यवस्था कर देते हैं, लाइट ऑन ऑफ कर देते हैं या फिर कुछ और व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, पूरा क्लास में एकदम फीलिंग दूसरे टाइप की आ जाती है। तो हम लोग अपने क्लासरूम के इन्वायरमेंट को अपने ढंग से प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इमोशनल बच्चों को कर देते हैं पढ़ाते समय। ठीक है, हम उनसे रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, एम्पैथी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये सारी जब फैक्टर यूज़ करते हैं ना अपनी टीचिंग में, तो बच्चे जो होते हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कक्षा का जो वातावरण होता है वो टीचिंग और लर्निंग के लिए बेस्ट हो जाता है। असेसमेंट एंड फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग। और टीचिंग लर्निंग का जो सबसे बड़ा जो इफेक्टिव जो आपके पास है वो है आपके पास असेसमेंट एंड फीडबैक। तो कोई भी काम करते हैं हम लोग, उसमें जब तक आप असेसमेंट नहीं करते हैं, फीडबैक नहीं लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो काम जो मैंने किया वो सही से हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जो मेरा उद्देश्य था कक्षा का वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो असेसमेंट और फीडबैक क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या होता है, ऑन गोइंग होता है ये, है ना। हेल्प इम्प्रूवमेंट ये क्या होता है, हर कक्षा के बाद, हर दिन कक्षा के बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं बच्चों का, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, 2-3 क्वेश्चन लिखवा लिए कॉपी में। ये क्या कर रहता है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ये पूरा साल भर चलते रहता है ये। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चे के उनमें जो उनका लर्निंग प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, यानी कि सारी सेशन जब पढ़ाई हो जाती है उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर हम लोग पेन एंड पेपर रिटन टेस्ट लेते हैं, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, इस तरह से, और उसके आधार पर उनको हम लोग ग्रेडिंग देते हैं बच्चों को। ये कहलाता है समेटिव असेसमेंट। और तीसरा वो होता है फीडबैक। ठीक है, आफ्टर टीचिंग जब हम लोग फीडबैक लेते हैं कि क्या मैंने जो आपको पढ़ाया था वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो शुड बी टाइमली, ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है, कभी कभी भी हम लोग ले लेते हैं बच्चों से। कभी कभी आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन लेता है बच्चों से कि भाई ये फलाना टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो ये क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है बच्चों से कि आपकी क्लासेस अच्छा चल रही हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक भी होता है और ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है। तो गिविंग डिटेल रिमार्क ऑन स्टूडेंट असाइनमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, ये फीडबैक दिया जाता है, पेरेंट्स को भी दिया जाता है। पीटीएम में पेरेंट्स टीचर्स मीट में जब होते हैं ना, तो टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों के बारे में फीडबैक जो होता है वो पेरेंट्स को भी बताते हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या हो रहा है लर्निंग में, वो कैसा कर रहा है, कैसा इंप्रूवमेंट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें फीडबैक के माध्यम से बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताया जाता है। ये 3 चीज़ आपके पास होता है, असेसमेंट का और फीडबैक का, फॉर्मेटिव, समेटिव और फीडबैक। लीडरशिप इन एजुकेशन।
ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप इन एजुकेशन, शिक्षा में लीडरशिप क्या होता है। तो एजुकेशनल लीडरशिप इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव एजुकेशनल गोल। तो एजुकेशनल लीडरशिप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, किसी दूसरे को, ताकि वो अपना जो एजुकेशनल गोल है उसको वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया ना कि भाई बच्चा जो है बहुत अच्छा मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, हम लोग उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम मैथ्स में बहुत अच्छा करते हो, तुम आईआईटी की तैयारी करो, तुम्हारा फिजिक्स भी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, तुम कर लोगे। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो गोल होता है ना, एजुकेशनल गोल जो है ना, वहाँ तक उसको हम लोग पहुँचाते हैं। तो ये क्या होता है, यही होता है लीडरशिप, यही नेतृत्व होता है कि जब आप खास बच्चों का नेतृत्व करते हैं किसी खास गोल तक पहुंचाने के लिए, ये हर टीचर में होना चाहिए। गेम्स टीचर क्या करता है, वो बच्चों के गेम्स की क्वालिटी को देखता है और उसको नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में उसकी मदद करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो ये सारी चीज़ उसके लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। यानी किसकी लीडरशिप क्वालिटी को, टीचर्स के लीडरशिप स्किल को दिखाता है। ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप होता है इंस्ट्रक्शनल होता है, समझे, इंस्ट्रक्शन दे करके भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, सर्वेंट होता है और डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके पास है लीडरशिप किसकी, टीचर्स की लीडरशिप। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी हम लोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल परिवर्तनात्मक भी होता है, ये सर्वेंट है, सेवक है, हम आपको सर्व कर रहे हैं भाई, चलिए ठीक है, और डेमोक्रेटिक भी होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी वो अपनाता है इसमें। ये आपके पास 4 लीडरशिप टाइप होता है इसका। ठीक है, अ प्रिंसिपल इनकरेजिंग इनोवेटिव टीचिंग्स मेथड इन स्कूल। तो यही हो गया, एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोग स्कूल में बनाते हैं, जिसमें सभी शिक्षक को एक समान अधिकार दिया जाता है कि आप जो है स्वतंत्र रूप से अपना शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक इनोवेटिव इन्वायरमेंट बन जाता है स्कूल में। सभी टीचर को लगता है कि नहीं भाई मेरी भी कुछ वैल्यू है ना, मैं भी जो करता हूँ उसको अप्रिसिएट किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक इनोवेटिव इन्वायरमेंट बनता है, एक अच्छा डेवलप इन्वायरमेंट बनता है स्कूल में, जिससे कि शिक्षण का कार्य अच्छी तरह से हो पाता है। तो ये सबके लिए है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हमारा एजुकेशनल लीडर होता है वो। तो एजुकेशनल लीडर जो है वो इन चारों चीज़ों को यूज़ करता है, वो सेवक होता है सभी का। ठीक है, वो पेरेंट्स का भी सेवक है, बच्चों का भी सेवक है, टीचर्स का भी है, गार्जियन, वो गार्जियन भी होता है ना। तो चारों चीज़ों को यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से बनाता है, यानी कि टीचिंग और लर्निंग के लिए बेस्ट बनाता है। रोल ऑफ टीचर एज ए लीडर, शिक्षक के रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका क्या है, विजनरी एंड मोटिवेटर। ठीक है, तो एक शिक्षक का रोल क्या होता है लीडर के रूप में, कि वो विजनरी होता है और मोटिवेटर होता है। वो जानता है कि ये बच्चा में ये गुण है और ये बच्चा ये काम कर सकता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको प्रेरक का काम करता है, उसको मोटिवेट करता है। वो इनोवेटर होता है, नई नई तरीके को खोजता है, पढ़ाने के नए नए तरीके खोजता है। ठीक है, इथिकल एंड वैल्यू ड्रिवन होता है, नैतिक मूल्यों से युक्त होता है। एक टीचर को हमेशा नैतिक मूल्यों को पकड़ के चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, तो जो आप करोगे, जैसा आप व्यवहार आप सोसाइटी में करोगे, जो चीज़ आप दिखाओगे, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, रोल मॉडल, एक आदर्श आपको बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि तभी आप जो है बच्चों को लीड कर पाएंगे, बच्चे आपको मानेंगे। अदरवाइज़ आपको बच्चे, आज के बच्चे तो और भी नहीं मानते हैं। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो आपको वो ऐसे ही कर देंगे, साइड वाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप खास करके जो बड़े क्लासेस जो होते हैं ना 9 to 12 वाले, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप ये हैं तो आप उस क्लास में जा ही नहीं पाओगे। इसलिए आपके अंदर में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आप बच्चों को प्रेरित कर पाएँ, उनको आप अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी तरफ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास कैसे होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, बच्चे टीचर्स को कभी भी इमोशनल क्लास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों टीचर्स को कभी भी किसी खास बच्चों के साथ में इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। आपको एक प्रोफेशनल होना चाहिए, आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसमें कि आप सभी को समान दृष्टि से देख पाएँ। ठीक है, और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की। कोई टीचर्स किसी खास बच्चे को पकड़ लेता है तो उसी को ऐसा लगता है कि बाकी बच्चे को ऐसा लगता है ना कि केवल उसी को पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें होती थी, हमारे समय में भी स्कूल में होती थी, आज के समय में भी होता है। तो टीचर्स को हमेशा उसका प्रोफेशनल एथिक उसमें होना चाहिए सभी के लिए। तो कंटिन्यूस लर्निंग, इसके लिए क्या होगा, आप किस प्रकार से अपना व्यावसायिक विकास कर पाएंगे, डेवलपमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग से।
आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेते रहना है, लर्निंग करते रहना है, पढ़ते रहना है। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, और इसके लिए तो CBSE और स्टेट गवर्नमेंट ने भी आजकल वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स कंपलसरी कर दिया है सभी के लिए। अच्छा, एक्शन रिसर्च है, आपको एक्टिव होना चाहिए नई नई चीज़ों में सीखने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप अपना डेवलप कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ICT टूल्स क्या होता है, नए नए गैजेट्स को आप यूज़ कीजिए, पढ़ाने के तरीकों को यूज़ कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका शिक्षण जो है और भी प्रभावी हो सके। चैलेंजेज इन टीचिंग लर्निंग, अब शिक्षण का कार्य हो रहा है तो उसमें चैलेंजेस तो आते ही आता है, ठीक है। तो चैलेंजेस भी अलग अलग तरह का होता है, उसको कैसे उसको आप टैकल करेंगे। तो चैलेंजेस किस तरह का है, डाइवर्स स्टूडेंट नीड, विविध छात्रों की आवश्यकता है। अब अलग अलग स्टूडेंट है, उसका अलग अलग नीड है, अब सभी की नीड को आप कैसे पूरा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा, बहुत प्रोएक्टिव है, कोई थोड़ा सा स्लो लर्नर है, कोई एवरेज है, ठीक है, कोई विशेष गुण वाले हैं, तो उनके लिए, सबके लिए आपको अलग अलग, बच्चे के लिए अलग अलग कैसे पढ़ाएंगे, ये एक चुनौती होता है जिसका सामना शिक्षक करता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, कभी कभी क्या होता है कि जब आप पढ़ाने गए हैं, पता चला कि वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, संसाधन जो होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो सीमित संसाधन में कैसे आप अपनी टीचिंग के काम को कंटिन्यू करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है शिक्षक के सामने में। रोट लर्निंग प्रैक्टिस, रटने की प्रवृत्ति, बच्चे जो होते हैं वो रटते हैं केवल। जब आप रटते हैं तो वो कॉन्सेप्ट समझते नहीं हैं। जब वो कॉन्सेप्ट समझते नहीं हैं तो क्या होता है, उनको परेशानी होती है। जैसे कि मैथमेटिक्स, जब क्लास में बच्चे मैथ्स को भी रट जाएं, मैंने देखा है ये, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है ना, जो मैथ्स को भी कॉपी करते हैं, किसी दूसरे की कॉपी से उतारते हैं उसको, ठीक है, गाइड से उतार लेते हैं मैथ्स को। तो मैथ्स क्या हो गया, रोट लर्निंग हो गया ना, आप उतार रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस की चीज़ होती है। तो आप उसको क्या कर रट रहे हो, पढ़ रहे हो। यही कारण होता है कि मैथ्स जो बच्चा बचपन से पढ़ रहा है, क्लास 1 से पढ़ रहा है, ठीक है, उसको भी 12 साल 10 साल पढ़ने के बाद भी वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे है रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट, यानी बच्चा जो है उसको सीख नहीं रहा था, उसको केवल पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है कि आप उस तरह के बच्चों को कैसे आप टैकल करते हो क्लास में। मेंटेनिंग मोटिवेशन, ठीक है, क्लास में जाने की आपकी जो प्रेरणा होती है ना, उसको आप हमेशा बनाए रखें। नहीं भाई, क्लास में जाना है। बहुत सारे, कभी कभी आपको लगता है ना कि किसी क्लास में जाने में आपको बहुत मज़ा आता है, यार कब घंटे लगे, कब उस क्लास में घुसेंगे, मज़ा आ जाता है उस क्लास में। लेकिन उसी तरह क्या होता है ना कि कभी कभी बोला, अरे यार उस क्लास में बाप रे बाप बहुत बोरिंग लड़का लोग है, ये माथा ख़राब हो जाता है, एकदम डिस्टर्ब करके रख देता है तुमको। हो घंटी लगने के बाद भी आप कुर्सी से उठना नहीं चाह रहे हैं, स्टाफ रूम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जाने का आपको मन नहीं कर रहा है क्लास में। लेकिन आपको क्या करना है, हर तरह के क्लास में जाने के लिए अपने आप को रेडी और मोटिवेट करना है हमेशा के लिए कि नहीं जाना है। वो चुनौती है ना, तो चुनौती का तो आपको सामना करना है, और उसको भी आपको ईजी बनाना है कि कैसे आप उसको ईजी बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि क्लास में कोई बच्चे बहुत तंग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, तो वो आपके लिए चैलेंज है। लेकिन आप उस चैलेंज को कैसे टैकल करोगे, उस बच्चे को आप कैसे टैकल करोगे। यार जब भी जाते हैं ना क्लास में तो हम टेंशन दे देता है हमको, यार वो लड़का है, तो ये क्या होता है, टेंशन दे देता है, तो चैलेंज है, उसको आप कैसे टैकल करोगे, वो भी हैंडल करना आपको आना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो अलग अलग तरीका आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंज है। ये सारी चीज़ें कॉमन चैलेंज है जो सभी टीचर्स को आता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि शिक्षण का जो अधिगम प्रोसेस है ना, उसमें तकनीक की क्या भूमिका है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ स्मार्ट बोर्ड, ई कंटेंट एंड वीडियो, जब हम लोग क्लास में पढ़ाते समय वीडियो का यूज़ करते हैं, वीडियो के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, ठीक है, या फिर ई कंटेंट, ठीक है, PDF दिखाते हैं या फिर फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, है ना, या स्मार्ट बोर्ड में हम लोग खुद से बना के दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं और उनका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है। तो आप इसको अपने टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं इन सारी टेक्नोलॉजी को। ब्लेंडेड लर्निंग है, ये फ्लिप्ड क्लासरूम होता है। तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, जहाँ पर हम लोग जो हमारा जो ट्रेडिशनल है उसको और जो मॉडर्न है उसको दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। किताब से भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो दिखा के समझा भी दे रहे हैं, या फिर उनको हम पिक्चर दिखा के समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्लास में, हिस्ट्री पढ़ाते समय क्या होता है, पानीपत की लड़ाई के बारे में आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो,
ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो दिखा दें पानीपत की लड़ाई का जो वीडियो है, तो बच्चे को क्या लगता है कि हाँ लड़ाई इस तरह का हुआ था, इनके बीच में हुआ था, और उसका जो पूरा का पूरा जो परिवेश जो होता है ना, परिदृश्य जो होता है, वो बच्चों को समझ में आ जाता है, तो वो बच्चे भूलते नहीं हैं। ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, आप एक चीज़ देखेंगे ना कि पढ़ करके आप बहुत चीज़ों को याद लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, इसकी अपेक्षा कि अगर आप किसी चीज़ को देख लें तो वो लंबे समय तक आपके मेमोरी में रहता है। तो ये एक चीज़ क्या होता है कि आप इस तरह का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दृश्य श्रव्य आप यूज़ करके भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ आएगा। ऑनलाइन असेसमेंट एंड फीडबैक, ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया है। आप बच्चों को ऑनलाइन फीडबैक के लिए घर पे भी भेज सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर मान लीजिए कि आज क्लास ले रहे थे, आपको टाइम नहीं मिला, तो आप जो है उनको ऑनलाइन असेसमेंट व्हाट्सएप के थ्रू या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू आप उनको दे सकते हैं। बच्चे जो देंगे आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा, तो इससे क्या होता है आपका फीडबैक जो था वो बहुत ईजिली तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों का आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब आप गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट लेंगे बच्चे का, तो उनका असेसमेंट हो गया। ठीक है। आपको टाइम नहीं मिला क्लास में, तो आप ऑनलाइन असेसमेंट ले लिए, साथ ही साथ आपको तुरंत प्रतिक्रिया भी मिल जाता है, यानी कि फीडबैक भी आपको मिल जाता है कि किस बच्चे ने किस तरह से एग्ज़ाम को पास किया या कितना मार्क्स उनको आया है। इससे आप हर एक बच्चे के बारे में इंडिविजुअल्स समझ जाते हैं। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें था कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग हम लोग क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके, उसको आज हम लोगों ने समझा। पहली क्लास में हम लोगों ने समझा था बच्चों के बारे में कि उनको कैसे हम लोग ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी पर आधारित कुछ MCQs भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। टीचिंग इज़ प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन। सो टीचिंग इज़ प्राइमरी अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, टेम्पररी चेंज, इंस्ट्रक्टिव चेंज बिहेवियर और सडन इम्प्रूवमेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तो ये क्या होता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का प्रॉब्लम, लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब आप लर्न कर लेते हो ना, तो आपके अंदर में परमानेंट चेंज आ जाता है। ठीक है। जब आपके अंदर में ज्ञान आ जाता है कि नहीं ये काम, तो आपके अंदर व्यवहार में भी परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स ओनली टीचर, ओनली स्टूडेंट, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचिंग प्रोसेस में बच्चे और टीचर दोनों शामिल होते हैं। विच टीचिंग स्टेज इंक्लूड्स प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इवोल्यूशन। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है, किस में आता है, ठीक है, ये किस में आता है, प्री एक्टिव में आता है। शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं। What is the main aim of teaching? To give information, to ensure learning, to maintain discipline, to complete syllabus. तो लर्निंग का, टीचिंग का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, इंश्योर लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। लर्निंग थ्योरीज जो है आपके पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, हम लोगों ने चर्चा की है पीछे में भी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कौन दिया था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसका था, डी स्किनर का सिद्धांत था ये। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये किसने दिया था, तो ये है हम लोग का व्योस्की ने दिया था। इसको हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लर्निंग बाय डिस्कवरी इज प्रोमोटेड बाय, किसके द्वारा था, ब्रूनर के द्वारा था। ठीक है। लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर इज अ व्यू ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये कौन सा, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है ये। ठीक है। विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज्ड ऑन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो थे वो एम्फेसाइज ऑन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का जो था आपके पास है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर। रोल ऑफ टीचर्स एंड लीडरशिप क्या है, A teacher is a facilitator, means teachers give lecture only, teachers dominate classroom, teacher guide and support student, teacher guide and support is the right answer, teachers complete syllabus quickly, ऐसा कुछ नहीं होता कि लेके भाग गए तुरंत पढ़ा उड़ा कर, ऐसा नहीं है। शिक्षक क्या होता है, मार्गदर्शक होता है और सहयोग प्रदान करता है। Who is called a transformational leader, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आप किसे कहते हैं, one who give order, one who bring positive change,
वन हु इज़ पैसिव, वन हु कंट्रोल स्ट्रिक्टली। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है? ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, जो आपके अंदर में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है, वही कहलाता है परिवर्तन करने वाला लीडर। यानी कि वो लीडर कौन हो सकता है? स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है, स्कूल आपके टीचर हो सकते हैं, ये सारी, स्कूल कैप्टन भी हो सकता है जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप मेनली फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन इन क्लास, पॉलिटिकल लीडरशिप, स्टूडेंट लर्निंग एंड अचीवमेंट और मैनेजिंग फीस। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट लर्निंग एंड अचीवमेंट। तो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप मेनली किस पर फोकस करता है? स्टूडेंट के लर्निंग पर और उसके उपलब्धियों पर। इन अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम टीचर्स encourage students participation, use punishment, enforce strict rules only, lectures only। तो ये क्या कहता है? इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को ये बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक जैसा डेमोक्रेटिक क्लासरूम है जहाँ पर सभी बच्चों के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। अ गुड टीचर इज वन हु कंट्रोल्स द क्लास वेल, हैज़ गुड सब्जेक्ट नॉलेज ओनली, इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स, गिव टफ होमवर्क। तो गुड टीचर क्या करता है? गुड टीचर जो होता है वो इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है स्टूडेंट को क्लासरूम में। तो ये एक फ्यू MCQs था जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। तो जो आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऊपर में जो बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, इसी से आपका MCQ बनता है और बहुत सारा MCQ बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से कर लेते हैं ना, तो आपके पास क्वेश्चन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मेरा मतलब फोकस ये रहता है ना कि हम आपको कॉन्सेप्ट भी दे दें, कॉन्सेप्ट के साथ में ये सब भी चीज़ें दे दें। तो आज के लिए बस इस क्लास में बस इतना ही है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में भी नहीं आ रहा है या कुछ इस तरह का दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। स्कूल रैंकर्स पर हमेशा आइए, देखते रहिए और अच्छा पढ़िए। क्योंकि यही मौका है आपके पास। तब तक के लिए बाय।